एक ऐसा बच्चा जो बचपन में इस छोटे से घर में रहता था, जिसे उसके गांव से निकाल दिया गया और जिसके बाप के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए। वही बच्चा आगे चलकर 80 महल जैसे घर खरीदता है, जिसकी कीमत आज 600 करोड़ से भी ज्यादा है। जिस बच्चे के बाप ने दूसरी शादी करके उसकी माँ को गरीबी में छोड़ दिया। इस बच्चे ने बचपन में ही कह दिया था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा और $1,00,000 कमाऊंगा, और वो इतना अमीर बन गया कि उसकी साल की इनकम 3000 से बढ़कर 400 करोड़ हो गई। इस गरीब लड़के ने अपनी लाइफ में इतने पैसे कमाए कि उसकी नेट वर्थ उस टाइम पे यूएस की पूरी जीडीपी का 3% थी। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के पहले बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर की, जिसकी उस समय की नेट वर्थ आज के $410 बिलियन के बराबर है। और इतने पैसे में हम अपने देश की नंबर 1 कंपनी रिलायंस को एक बार नहीं बल्कि 2 बार खरीद सकते हैं। अपनी पीक पर जॉन की कंपनी दुनिया का 90% तेल कंट्रोल करती थी। आप इस बात को इससे इमेजिन कर सकते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी तेल की कंपनी है सऊदी अरामको, जो कि $2 ट्रिलियन की कंपनी है, वो भी वर्ल्ड का सिर्फ आज 55% तेल कंट्रोल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जितना पैसा जॉन ने अपनी लाइफ में कमाया है उससे ज्यादा पैसा उन्होंने दान में दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने लोगों को दान में दे दी, और अपनी पहली जॉब से लेकर अपने मरने तक उन्होंने अपनी ज्यादातर कमाई दान में दी। बट इसके बावजूद भी बहुत से लोग जॉन डी रॉकफेलर से नफरत करते थे। उन्होंने कहा कि इस इंसान की वजह से बहुत सी कंपनियां बर्बाद हुई हैं, बहुत से लोगों ने अपनी जान तक दी है। लोगों ने इनके खिलाफ इतने ज्यादा आंदोलन करे कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, उन्होंने खुद इनकी कंपनी को 35 टुकड़ों में तोड़ दिया। बट सवाल यह आता है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहली तनख्वाह से लेकर मरते दम तक करोड़ों रुपए डोनेट करे, उनसे लोग इतनी नफरत करते क्यों थे? जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क में एक गरीब घर में हुआ था। जॉन के बाप विलियम रॉकफेलर एक कॉनमैन थे, यानी लोगों को वो बेवकूफ बनाते थे। डॉक्टर ना होने के बावजूद वो खुद को डॉक्टर कहते, लोगों को फर्जी दवाइयां बेचते और ये तक कह देते कि मेरी दवाइयां तुम्हारी कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक कर सकती है, और इससे वो बहुत पैसे कमाते। जॉन के डैड ने जॉन और उसकी मदर को बिना बताए दूसरी शादी की हुई थी, और इस कारण की वजह से वो कई महीनों तक घर नहीं आते, जिसकी वजह से जॉन और उनकी फैमिली के पास बहुत बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। यहाँ तक कि जॉन के फादर के ऊपर एक लड़की को रेप करने का भी एलिगेशन था। पूरे गांव में जॉन और उनकी फैमिली की इतनी बदनामी हुई कि 14 साल की उम्र में जॉन को अपना गांव, घर और पढ़ाई सब कुछ छोड़ के क्लेवलैंड ओहियो में शिफ्ट होना पड़ा। जॉन समझ गए थे कि उन्हें अब अपनी माँ के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, लेकिन जब जॉन इतनी छोटी उम्र में मार्केट में नौकरी ढूंढने निकले तो वहां पर लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। 6 हफ्ते जॉब ढूंढने के बाद 26 सितंबर 1855 में सिर्फ 16 साल की एज में जॉन को पहली नौकरी मिली। जॉन इससे इतने ज्यादा खुश हो गए कि जैसे हर साल लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से जॉन हर साल सितंबर 26 को जॉब डे सेलिब्रेट करने लग गए। यहाँ जॉन की महीने की सैलरी सिर्फ 250 रुपए थी। बट इस कंपनी में जॉन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उन्हें फ्यूचर बिलियनर बना दिया। एक्चुअली हुआ यह था कि एक दिन जॉन के मालिक को अपना पेमेंट वाला चेक मिला, और वो इस चेक को अपने लॉकर में रख कर चले गए। जॉन तब वहीं पास में बैठे थे। उन्हें क्यूरियोसिटी हुई ये देखने की कि उनके बॉस को कितने पैसे मिले हैं। जॉन को लॉकर का कॉम्बिनेशन पता था। उन्होंने चुपचाप लॉकर को खोला, और जब उन्होंने चेक निकाल कर देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गए। उस चेक में 3.5 लाख रुपए का अमाउंट था, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था। इसके बाद जॉन को बचपन से यकीन हो गया कि उनका जन्म भी अमीर बनने के लिए हुआ है, और इस चेक को देखने के बाद जॉन ने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो भी एक दिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपनी बॉस की तरह अमीर बनेंगे। अपनी पहली जॉब से जॉन ने काफी अच्छी रेपुटेशन बना ली थी। उनके टैलेंट और ईमानदारी की इतनी रिस्पेक्ट थी कि तब लोग जॉन जैसे एक 18 साल के बच्चे को भी मिस्टर रॉकफेलर के नाम से बुलाने लग गए थे। लोगों को जॉन पर इतना ट्रस्ट हो गया था कि उन्होंने उसको लोन तक दे दिया, और लोगों की फंडिंग और अपनी सेविंग से जॉन ने अपने एक दोस्त क्लार्क के साथ मिलकर अपनी पहली ट्रेडिंग कंपनी खोल दी, जिसका नाम था क्लार्क एंड रॉकफेलर। यहाँ वो चीजों को खरीदते और बेचते, जिससे उन्हें हर बार कमीशन मिलती। 1861 में अमेरिका में जब सिविल वॉर शुरू हुई तो चीजों के दाम और कमीशन दोनों बढ़ गए, और जॉन और उनकी कंपनी ने सिर्फ कमीशन से इस साल 4.5 करोड़ रुपए कमाए। उस वक्त पर देश का रूल था कि जो भी नागरिक है उसे अपने देश के लिए वॉर में लड़ना पड़ेगा। लेकिन रॉकफेलर को लगा कि अगर मैं वॉर में चला गया और मैं मारा गया तो फिर मेरा अमीर बनने का सपना तो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे सरकार को दे दिए और उनसे कहा कि मेरी जगह तुम किसी और इंसान को वॉर में भेज दो। इन सब के बीच जॉन की मुलाकात सैम्यूल एंड्रयूज से हुई, जिनकी ऑयल की रिफाइनरी में उन्होंने $4000 इन्वेस्ट कर दी। यहाँ जॉन और सैम्यूल को एक ऐसा सीक्रेट मिला जिसने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया। एक्चुअली हुआ यह था कि उस वक्त बिजली का आविष्कार तो हुआ नहीं था, इसलिए लोग तेल का इस्तेमाल करके लैंप जलाते थे, और ये तेल
वेल को मारने के बाद उसके फैट से निकाला जाता था। अब वेल्स को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए लोगों के प्रॉफिट्स कम हो रहे थे। तभी इन दोनों को पता चला कि अमेरिका में रिसेंटली तेल के कुएं डिस्कवर हुए हैं और वेल के फैट की जगह इस तेल से भी लैंप जलाए जा सकते हैं। साथ में जॉन और एंड्रयूज को यह भी पता चला कि कुएं से निकालने वाले क्रूड ऑयल में अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें तो वो केरोसिन ऑयल में बदल जाता है, जो कि क्रूड ऑयल से ज्यादा रोशनी देता है और ज्यादा टाइम तक जलता है। इस नए केरोसिन ऑयल की डिमांड मार्केट में इतनी बढ़ गई कि इसे बेच के जॉन को कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए के प्रॉफिट हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पूरे तरीके से सिर्फ ऑयल वाला बिजनेस ही करेंगे। बट इस ऑयल इंडस्ट्री में कई सारे लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे और जॉन को पता चला कि अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना है तो उन्हें अपने कंपटीशन का बिजनेस पूरे तरीके से खत्म करना होगा। जॉन ने इसके लिए एक रूथलेस बिजनेस पार्टनर खोजा जो कि जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस पार्टनर का नाम था हेनरी फ्लैगलर, जिन्होंने दुश्मनों को बर्बाद करना जॉन को भी सिखा दिया। हेनरी के साथ मिलकर जॉन ने कई बिजनेस बर्बाद किए, लोगों को बैंकरप्ट कर दिया और यहाँ तक कि कई लोगों ने अपना बिजनेस खत्म होने की वजह से खुद की जान ले ली। जॉन ने सैमुअल एंड्रयूज और हेनरी फ्लैगर के साथ मिलकर 10 जनवरी 1870 को एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था द स्टैंडर्ड ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली थी। अब हो ये रहा था कि 1870 के बाद पूरे अमेरिका में हर दूसरे दिन तेल के कुएं मिल रहे थे, जिससे किसी दिन ये तेल 50 पैसे पर बैरल से लेके 1800 रुपए पर बैरल तक बिक रहा था। इसके ऊपर से कई दूसरी कंपनीज अब मार्केट में आ गई थी जिन्होंने केरोसिन बनाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था और ये स्टैंडर्ड ऑयल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट इस क्राइसिस में भी जॉन और हेनरी ने अपने ऑयल प्राइस को कंट्रोल रखा और अपने कंपटीशन को क्रश करने की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई। उस वक्त अमेरिका में 3 बड़ी रेल कंपनीज थी, पेंसिल्वेनिया रोडवेज, एरी रेलवेज और न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवेज। अब सारी तेल की कंपनियां इन्हीं 3 रेलवे कंपनीज की ट्रेन को यूज करती थी अपने तेल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। बट तभी पेंसिल्वेनिया रोडवेज, जो कि तीनों में सबसे बड़ी कंपनी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने क्लेवलैंड वाली लाइन जहां जॉन की रिफाइनरी थी वो उसको बंद कर देंगे। यहाँ उनके प्रॉफिट कम थे और उन्होंने जाते जाते अफवाह फैला दी कि क्लेवलैंड की ऑयल इंडस्ट्री अब बर्बाद होने वाली है। इससे क्लेवलैंड की दूसरी सारी ऑयल कंपनीज पैनिक में आ गई और अपना ऑयल बिजनेस वो दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे। बट यहाँ जॉन ने 2 ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज यूज करी। पहली तो ये थी कि जॉन ने बाकियों की तरह पैनिक नहीं करा और अपनी ऑयल रिफाइनरी क्लेवलैंड से बाहर शिफ्ट नहीं करी। वो अपना तेल बाकी शहरों तक पहुंचाने के लिए बाकी 2 रेल कंपनीज एरी और न्यूयॉर्क सेंट्रल के पास गए। इन दोनों कंपनीज ने क्लेवलैंड में रेलवे लाइन बिछाने के लिए काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन बाकी तेल की कंपनीज तो वहां से बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से इन रेलवे लाइन की कंपनीज को लॉस हो रहा था, जो कि जॉन जानते थे। दोनों रेलवे कंपनीज को जल्द से जल्द बिजनेस की जरूरत थी और जॉन ने दोनों कंपनीज की इसी मजबूरी का फायदा उठाया। पहले वो एरी रेलवे के पास गए और उनसे एक सीक्रेट डील साइन करवा ली कि स्टैंडर्ड ऑयल का जो तेल है वो एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो अपनी ट्रेन की फीस 75% तक कम करेंगे। इसके बाद जॉन न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे के पास गए और उनसे यही सेम ट्रांसपोर्ट वाली डील 35% डिस्काउंट पर ले ली। इस डील के बदले जॉन ने दोनों कंपनीज को कहा कि वो उन्हीं ट्रेन को यूज करेंगे अपना तेल ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ताकि उन्हें रेगुलर बिजनेस मिलता रहे। दूसरी चीज जो जॉन ने करी वो ये थी कि ट्रांसपोर्ट से मिलने वाले इन डिस्काउंट का इस्तेमाल उन्होंने बाकी कंपनीज को बर्बाद करने के लिए किया। जॉन ऑलरेडी अपना तेल सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ऊपर से इस सीक्रेट डील के बारे में दूसरी कंपनीज को पता ही नहीं था, जिसका जॉन ने बहुत फायदा उठाया। जॉन अब जानबूझकर अपने तेल का प्राइस कम करने लगे ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स को भी मजबूरी में अपना तेल का प्राइस कम करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में तेल का प्राइस 10 रुपए होता था तो जॉन इसे जानबूझकर 5 रुपए में बेचना शुरू कर देते। अब इसकी वजह से उनके कॉम्पिटिटर्स भी अपने तेल का प्राइस 5 रुपए ही कर देते। दूसरी कंपनी ऑलरेडी अपने तेल को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जॉन से ज्यादा कमीशन इन रेलवे लाइन को दे रही थी, जिसकी वजह से हुआ यह कि कई सारी तेल की कंपनियां या तो कर्जे में डूब गई या फिर पूरी तरीके से बैंकरप्ट होकर बर्बाद हो गई। पर जॉन को ऑयल इंडस्ट्री को सिर्फ डोमिनेट नहीं करना था, बल्कि उन्हें पूरी ऑयल इंडस्ट्री ही अपने कंट्रोल में लानी थी। इसके लिए उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी खेली। 2 रेल कंपनीज तो ऑलरेडी जॉन के साथ थी, सो जॉन तीसरी रेल कंपनी द पेंसिल्वेनिया रेल रोड के पास गए और तीनों के साथ मिलकर उन्होंने SIC यानी साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी नाम का एक सीक्रेट अलायंस बनाया। पहला उन्होंने अग्रीमेंट ये बनाया कि जो उनकी कंपनी है स्टैंडर्ड ऑयल, वो सिर्फ इन 3 रेलवे कंपनी से ही अपना तेल ट्रांसफर करवाएगी, जिसके बदले में इन्हें जो डिस्काउंट है वो 50% का चाहिए। यानी कि अगर इनके कॉम्पिटिटर एक जगह से दूसरी जगह तक तेल पहुंचाने के लिए 100 रुपए पे कर रहे हैं तो ये उसके लिए सिर्फ 50 रुपए पे करेंगे। दूसरा अग्रीमेंट इन्होंने ये किया कि इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो जितना भी पैसा इन रेलवे कंपनीज को देंगे
उसका 50% हिस्सा इन्हें मिलेगा। यानी अगर इनके कॉम्पिटिटर्स और पे कर रहे हैं तेल ए जगह से बी जगह तक पहुंचाने के लिए, तो इनको 50 रुपए की कमीशन मिल जाएगी। इसके अलावा इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना तेल कब और कहां ले जा रहे हैं उस सब की इंफॉर्मेशन भी इन्हें दी जाएगी। इस सीक्रेट अलायंस की वजह से इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि उनके पास अपने इंप्लॉइज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। कुछ टाइम के बाद आगे चलकर किसी ने इस अलायंस की पोल खोल दी, जिसकी वजह से अलायंस बंद हो गई और लोगों को इतना गुस्सा आया कि इनके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जो ये रेलवे कंपनी थी इनकी रेलवे लाइन तक उखाड़ दी गई। ये पहली बार था कि जब जॉन के इस डार्क सीक्रेट्स का पता लोगों को चला और जॉन को कई लोग अब विलन की तरह देख रहे थे, जिसकी वजह से जॉन को ये सीक्रेट अलायंस खत्म करना पड़ा। पर जॉन इस क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सीक्रेटली नहीं बल्कि ओपन में दुनिया के सामने पूरी ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर देंगे। इमेजिन कीजिए कि आपको 20 रुपए में बिस्लरी के पानी के साथ एक बॉटल पेट्रोल की भी फ्री मिले। कुछ इतना ही तेल का प्राइस जॉन ने सस्ता करवा दिया था, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज अपने तेल का प्राइस इतना सस्ता नहीं कर पाई और सिर्फ 4 कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज बंद होगी। इस इंसिडेंट को आज भी लोग क्लेवलैंड मैसेकर के नाम से जानते हैं। जॉन इन 4 कंपनीज को भी बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए जॉन ने कहा कि या तो स्टैंडर्ड ऑयल में शामिल हो जाओ, वरना मैं तेल की कीमत इससे भी सस्ती कर दूंगा। ज्यादातर कंपनीज ऑलरेडी लॉस में थी और एसएससी के बाद से डरी हुई थी। इस डर का फायदा उठाकर जॉन ने कुछ कंपनीज को स्टैंडर्ड ऑयल में मिला लिया। जो बची हुई कंपनीज अब भी पहली शर्त मानने के लिए रेडी नहीं थी। उनके लिए स्टैंडर्ड ऑयल के रेट्स और भी ज्यादा कम कर दिए गए ताकि ये कंपनी मार्केट में टिक ही ना पाए। यहाँ तक कि जितनी भी तेल बनाने की मशीन्स और पैकेजिंग मटेरियल थे वो भी जॉन ने जबरदस्ती खरीद लिए ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स ऑयल बनाना तो दूर, उनको किसी भी डब्बे में पैक तक ना कर पाए। और जब जॉन का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने तीनों रेलवे कंपनीज को कहा कि अब से मेरे इन कॉम्पिटिटर से तेल तुम ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे। जॉन के कॉम्पिटिटर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए बचे हुए कॉम्पिटिटर्स भी स्टैंडर्ड ऑयल के साथ मिल गए। जॉन अब अमेरिका का 90% तेल कंट्रोल कर रहे थे और अपनी मर्जी से वो तेल के प्राइस कभी भी बढ़ा सकते थे। और अब उन्होंने मोनोपोली बना दी थी, यानी वो अपनी मर्जी से तेल की कीमत कभी भी बढ़ा सकते थे। लोगों ने अब स्टैंडर्ड ऑयल को एक ऑक्टोपस कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक ऑक्टोपस की तरह ही स्टैंडर्ड ऑयल दूसरी कंपनी को निगल रहा था और अब ये ऑक्टोपस और ज्यादा लालची हो रहा था। जॉन ने सोचा कि रेलवे कंपनीज को कमीशन देनी ही क्यों ना वो खुद की एक पाइपलाइन बिछा दे। जिससे हुआ ये कि रेलवे कंपनीज डर गई। स्पेशली पेंसिल्वेनिया रोडवे के मालिक टॉम स्कॉट ने सोचा कि जॉन अगर खुद की पाइपलाइन बना देंगे तो उनकी रेल कंपनी तो बंद हो जाएगी और उन्हें फिर बिजनेस मिलेगा कहां से, क्योंकि सारा तेल तो जॉन ही बनाते हैं। तो टॉम ने डिसाइड किया कि वो खुद का तेल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट जॉन को ये टॉम का प्लान पसंद नहीं आया। उन्होंने ना सिर्फ टॉम के साथ बिजनेस करना बंद कर दिया बल्कि ऑयल के प्राइस इतने ज्यादा कम कर दिए कि टॉम के लिए इससे सस्ता तेल बेचना नामुमकिन हो गया था। टॉम की कंपनी अब इतने कम पैसे कमा रही थी कि उनके पास एम्प्लॉइज को सैलरी देने की भी पैसे नहीं बचे थे, जिसकी वजह से हार कर टॉम को जॉन के पास जाना पड़ा और उनसे भीख मांगनी पड़ी। टॉम को इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा शॉक लग गया कि 1 साल के बाद टॉम की स्ट्रोक से डेथ हो गई। लेकिन अब हुआ यह कि टॉम उस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोग एंड्रयू कार्नेगी के मेंटर भी थे, जिन्हें उस वक्त यूएसए की स्टील इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है और वो जॉन डी रॉकफेलर जितने ही अमीर थे। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने मेंटर टॉम की डेथ का सीधा ब्लेम जॉन डी रॉकफेलर पर लगाया और तब से एंड्रयू और जॉन के बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी स्टार्ट हो गई। अब तक लैंप और लाइट जलाने के लिए ऑयल की काफी ज्यादा डिमांड थी, बट 1879 में एडिसन ने पहली इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला लाइट बल्ब इन्वेंट कर दिया था और अब लोगों को डर था कि तेल की डिमांड अब शायद फ्यूचर में नहीं रहेगी। बट जॉन को तेल इंडस्ट्री के फ्यूचर पर भरोसा था। ऊपर से उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अब तेल के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज में भी एक्सपैंड करेंगे। जॉन ने इसके लिए एंड्रयू कार्नेगी वाली स्टील इंडस्ट्री को चुना। स्टील बनाने के लिए उन्हें आयरन की जरूरत थी, इसलिए जॉन ने यूएसए की सबसे बड़ी आयरन की माइन मसाबी माउंटेन माइन खरीदी। यहाँ जैसे ही जॉन ने आयरन खरीदा तो उन्होंने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई जो कि उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री में अपनाई थी। आयरन का प्राइस उन्होंने बाकी कंपटीटर से नीचे करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही में मसाबी माउंटेन से जो आयरन मिलता था वो बाकी आयरन के कंपैरेटिवली एक अच्छी क्वालिटी का आयरन था, जिससे जॉन की आयरन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। तब एंड्रयू को अपने स्टील बनाने के लिए आयरन की जरूरत थी और जॉन की एंट्री आयरन में होने से आयरन की सप्लाई उनके लिए कम होने लग गई। ऊपर से जॉन ने भी एंड्रयू कार्नेगी की तरह खुद की एक बड़ी स्टील मिल बना ली थी। दोनों के बीच में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि एंड्रयू कार्नेगी को जॉन डी रॉकफेलर के साथ एक डील साइन करनी पड़ी। डील में यह डिसाइड हुआ कि एंड्रयू कार्नेगी
जॉन के मसाबी माइन से आयरन खरीदेंगे और जॉन इसके बदले एंड्रू के स्टील को डिस्काउंट देके अपने रेलवे लाइन से ट्रांसपोर्ट करेंगे। इस डील में दोनों का फायदा था और जॉन और एंड्रू ने डिसाइड किया कि अब से वो एक दूसरे की इंडस्ट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। जेपी मॉर्गन को जब इस अग्रीमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉन और एंड्रू के बिजनेस को मिलाकर यूएस स्टील नाम की एक बड़ी कंपनी खोलेंगे जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी होगी। जेपी मॉर्गन सीधा जॉन के पास गए और उनसे पूछा, तुम मसाबी माइंस कितने डॉलर में बेचोगे? जिसके लिए जॉन ने कहा, मसाबी माइन को मेरा 27 साल का लड़का संभालता है, आप उन्हीं से जाके पूछ सकते हैं। जेपी मॉर्गन को लगा कि एक 27 साल का लड़का कितना ही जानता होगा, इससे तो मसाबी माइंस में बहुत सस्ते में खरीद लूंगा। पर जब जेपी मॉर्गन ने जूनियर से पूछा कि तुम मसाबी माइंस कितने में बेचोगे, तो जूनियर ने कहा, सॉरी सर, मैं तो मसाबी माइंस नहीं बेचना चाहता, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि आपको इसे खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जेपी मॉर्गन तब तक सोच रहे थे कि वो बहुत ही सस्ते में मसाबी माइंस को खरीद लेंगे, बट जूनियर के इस आंसर के बाद मसाबी जूनियर के प्राइस पर खरीदा गया और फाइनली जेपी मॉर्गन ने जॉन की मसाबी माइंस और एंड्रू के पूरे स्टील बिजनेस को खरीद लिया और दोनों को कंबाइन करके यूएस स्टील सेटअप कर दी, जो कि वर्ल्ड की पहली $1 बिलियन कंपनी बनी। जॉन अब स्टैंडर्ड ऑयल के साथ यूएस स्टील के भी शेयर होल्डर थे और अब वो रेलवेज, आयरन और स्टील तीनों इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे। जॉन अब दुनिया के पहले बिलियनर बन चुके थे और पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं था। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए जॉन ने कई लोगों और बिजनेसेस को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से उनके बहुत से दुश्मन खड़े हो गए थे जो उन्हें बर्बाद करने वाले थे। इनमें से एक दुश्मन का नाम था ईडा बेल, जो कि एक रिपोर्टर थी। उन्होंने एक के बाद एक 19 आर्टिकल छापे और जॉन को अपने न्यूज़पेपर में एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। ईडा और जॉन की दुश्मनी पर्सनल थी। वो एक ऑयल रिफाइनर की बेटी थी जिसके पिता सालों पहले जॉन की वजह से बैंकरप्ट हो चुके थे और पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ईडा ने जॉन की सारी सीक्रेट डील्स, घूसखोरी, दूसरों को बर्बाद करने की प्लानिंग्स, यहाँ तक कि उनके फादर और उन पर लगे हुए रेप के एलिगेशंस को भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। जब अखबार में ये सारी खबरें छपी तो पूरे अमेरिका में जॉन को एक विलन के रूप में देखा गया, यानी पूरी इंडस्ट्री को सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा था। और ये सारी जॉन की डील्स उस टाइम पर रोजवेल्ट को भी पता थी, जो यूएस के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। रोजवेल्ट ने इसे अपना इलेक्शन का मुद्दा बना दिया और डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो स्टैंडर्ड ऑयल की मोनोपोली को खत्म करेंगे, इसके खिलाफ कानून बनाएंगे और कंपनी को वो कई हिस्सों में तोड़ देंगे। और एग्जैक्टली हुआ भी यही। जैसे ही रोजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने रॉकफेलर की कंपनी के ऊपर बहुत सी एलिगेशंस लगाई। जो केस था वो कोर्ट में चला और फाइनली कोर्ट ने रॉकफेलर और उसकी कंपनी को गिल्टी पाया, जिसकी वजह से हुआ यह कि 1911 में रॉकफेलर की जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी उसे 34 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। बट अजीब बात यह थी कि रॉकफेलर इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। इसका कारण यह था कि हर एक कंपनी में रॉकफेलर के पहले से शेयर्स थे, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे थे। जिसके बाद इन सारी कंपनीज की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी, जो रॉकफेलर है वो बिलियनर से मल्टी बिलियनर बन गए। इन शॉर्ट, रॉकफेलर की दो साइड थी। एक साइड ये है कि जहां पर लोग इनकी वजह से जान ले रहे हैं, ये बाकी सारी कंपनीज को पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी पहली जॉब से लेकर आखिरी जॉब तक 97 साल तक ये जिए, तब तक इन्होंने $540 मिलियन डोनेट कर दिए थे,